बस्ती खासी बड़ी थी, खंडर दूर दूर तक फैले हुए थे। मैं जीप को इन खंडरात के ऊपर घुमाता हुआ पिछली तरफ से गया। मेरे ख्याल में जंगल से बाहर निकलने का रास्ता इसी तरफ से होना चाहिए था। ऐन दोपहर का वक्त था, धूप खासी तेज चल रही थी। खुली जीप पर धूप से बचाव का कोई जरिया नहीं था। लेकिन चंद मिनट बाद हम जंगल में दाखिल हो गए। जंगल में सफ़र करते हुए ये हमारा दूसरा दिन था और अच्छा खासा तजुर्बा भी हो चुका था। दरख्तों में अगरचे धूप नहीं पहुंच रही थी, लेकिन घुटन ज़्यादा थी। शोशावरी पिछली सीट से उठकर मेरे साथ वाली सीट पर आ गई। इसने कमीज़ के बटन खोल दिए। मैंने एक दो मरतबा गर्दन घुमाकर इसकी तरफ देखा। इसकी गर्दन और सीने पर पसीने की धारें बह रही थीं। एक मौके पर मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरा दिमाग भग से उड़ गया। रत्ना ने अपनी कमीज़ ही उतार रखी थी और इसका पूरा बदन पसीने से तर हो रहा था। तुम्हें ज़्यादा गर्मी लग रही है, मैंने कहा। तुम अपने ध्यान से जीप चलाते रहो, रत्ना ने तनिक कर जवाब दिया। इधर उधर या पीछे देखने की ज़रूरत नहीं, समझ गया, मैंने सीट पर पहलू बदलते हुए कहा। लेकिन ये जो कुछ हो रहा है इसकी जिम्मेदारी मुझ पर आयद नहीं होती। ये सब शोशावरी का किया धरा है। ना ये रास्ता भूलती और ना हमें ये मुसीबत उठाना पड़ती। इसमें मेरा भी कोई कसूर नहीं, शोशावरी ने झट से जवाब दिया। मैं 2 मरतबा सरिस्का तक आई हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा अलोरी स्लिथ तक गई हूँ। इस जंगल की तरफ से तो कभी नहीं आई। अगर हम सीधे रास्ते पर चल पड़ते तो ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 घंटों में इस जंगल से निकल कर पतली में पहुँच जाते। लेकिन हमें इस जंगल में भटके हुए दूसरा दिन है और हमें रास्ता नहीं मिल रहा, मैंने कहा। शोशावरी ने इस मरतबा कोई जवाब नहीं दिया। हम जैसे आगे बढ़ रहे थे, दरख्त ज़्यादा गुंजान होते जा रहे थे। बाज़ दरख्तों की शाखें नीचे तक झुकी हुई थीं। झाड़ियाँ भी बहुत गुंजान और कांटेदार थीं। मुझे ये भी अंदेशा था कि जीप का कोई टायर ब्रश ना हो जाए। हमने सुबह नारियल का एक टुकड़ा खाया था और इस वक्त भूख से पेट में ईंठन सी हो रही थी। वो दोनों भी बेचैनी का इजहार कर रही थी, मगर मुंह से किसी ने शिकायत नहीं की थी। आधा घंटा मजीद गुजर गया। अब दरख्त कुछ छदरे होने लगे थे। पिछली सीट पर बैठी हुई रत्ना अचानक ही चीख उठी, ए रोको रोको, जीप रोको। मैंने एकदम ब्रेक पैडल पर पैर का दबाव डाल दिया। रत्ना के इस तरह चीखने पर मैं कुछ बदहवास भी हो गया था। क्या हुआ, मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो देखो, रत्ना ने एक दरख्त की तरफ इशारा किया। वो दरख्त फलों से लदा हुआ है, शायद बेर है। वो दरख्त कदरे बाएं तरफ था। इसे देखकर मेरी भी आंखें चमक उठी। मैं जीप को रिवर्स करके इस दरख्त के नीचे ले गया। वो बेर ही थे, सेब की तरह बड़े और पके हुए। हमने जीप पर खड़े होकर बहुत से बेर तोड़ डाले। मैंने अपनी सीट पर बैठकर जीप फिर आगे बढ़ा दी। वो दोनों कचर कचर बेर खा रही थीं। एक बेर मेरे हाथ में भी था, जिसे सेब की तरह दांतों से काट काट कर खा रहा था। वाकई बहुत मीठे और खुश जायका बेर थे। आधा घंटा और गुजर गया। दरख्त बतदरीज छदरे होते जा रहे थे और फिर हम खुली जगह पर निकल आए। कुछ दूर जाने के बाद मैंने जीप रोक ली। सामने नशीब में एक झील नज़र आ रही थी, जो ज़्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन हमारे लिए खुशी की बात ये थी कि इसमें झील एक कश्ती भी तैर रही थी, जिस पर 3 आदमी सवार थे। वो शायद माहीगीर थे और मछलियाँ पकड़ रहे थे। और रत्ना के मुंह से बेख्तियार गहरा सांस निकल गया। आखिरकार हम जहन्नम से निकल ही आए। अब तुम लोग अपने जामे में आ जाओ, मैंने कहा। हम पुलिस वाले हैं और डाकुओं का ताकुब करते हुए जंगल में भटक कर इस तरफ निकल आए हैं। यस सर, रत्ना ने कहा। मैंने मुड़कर इसकी तरफ देखा। वो कमीज़ पहन रही थी। शोशावरी ने भी कमीज़ उतार रखी थी। अब वो अपने जामे में आ गई थी। कश्ती वालों ने भी हमें देख लिया था। मैं कुछ देर तक कश्ती की तरफ देखता रहा, फिर झील के दूसरे किनारे की तरफ देखने लगा। वहाँ भी दरख्त के नीचे 2 औरतें नजर आ रही थीं। इनसे ज़रा हटकर एक बैलगाड़ी भी दिखाई दे रही थी। मैंने जीप आगे बढ़ा दी और किनारे के साथ साथ होता हुआ जीप को दरख्तों के इस झुंड की तरफ ले गया, जहाँ बैलगाड़ी के करीब 2 औरतें बैठी हुई थीं। एक औरत की गोद में शेरखार बच्चा था, जिसे वो दूध पिला रही थी। हमें देखकर भी उसने कुछ छुपाने की कोशिश नहीं की। वह 1.5 उम्र औरत थी, जबकि दूसरी औरत जवान थी। इसकी उम्र 24-25 के लगभग रही होगी। तांबे जैसी रंगत और कसा हुआ बदन। इसने फूलदार कपड़े का घाघरा और मुख्तसर सी चोली पहन रखी थी। चोली का कपड़ा सिर्फ आगे ही था, पीछे डोरियां थीं। इस तरह इसकी पूरी कमर बरहना हो रही थी। वो दोनों उलझी हुई नज़रों से हमारी तरफ देख रही थीं। बैलगाड़ी के करीब ही खजूर के पत्तों से बने हुए 3-4 टोकरे रखे हुए थे, जिनमें मछलियाँ भरी हुई थीं। जवान औरत झील के किनारे पर जाकर अपने मर्दों को आवाज़ें देने लगी। वैसे इन्हें आवाज़ें देने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो कश्ती अब किनारे की तरफ आ रही थी। जीप रोकने के बाद मैंने इंजन बंद कर दिया और स्टीयरिंग के सामने बैठा रहा। अलबत्ता रत्ना और शोशावरी नीचे उतर गईं और उस औरत से बातें करने लगीं, जो आलती पालती हमारे बच्चों को दूध पिला रही थी। इस दौरान कश्ती भी किनारे पर आ गई। एक आदमी तो कश्ती पर ही बैठा रहा और 2 आदमी उतर कर हमारी तरफ आ गए। मैं भी जीप से उतर गया। वो दोनों आदमी खौफजदा नजर आ रहे थे। करीब पहुंचकर इन दोनों ने हाथ जोड़कर नमस्कार किया।
तुम लोग कब से यहाँ हो? मैंने बारी बारी इनकी तरफ देखते हुए पूछा। हम तो सुबह से यहाँ मछलियाँ पकड़ रहे हैं महाराज, अधेड़ उम्र आदमी ने जवाब दिया। कहाँ से आए हो हुक्म? तुम तो इधर कार ना ही दिखो हो। हम डाकुओं का सरिस्का से पीछा करते हुए आ रहे हैं, मैंने जवाब दिया। वो हरामी जंगल में गायब हो गए। 3 आदमी हैं। मैंने इत्मीनान से सब इंस्पेक्टर बिशबनाथ और दोनों कांस्टेबल के हुलिये बता दिए। इनमें से किसी को इधर देखा तो नहीं? नहीं हुक्म, इस शख्स ने जवाब दिया। इसकी आंखों में उलझन सी तैर गई। शायद इसे इस बात पर हैरत थी कि 2 लेडी कांस्टेबलों के साथ इस खतरनाक जंगल में खतरनाक डाकुओं का पीछा कर रहा था, लेकिन इसे हम पर कोई शुबा नहीं था। हम पुलिस की वर्दियों में थे और हमारे पास पुलिस की जीप भी थी। तुम लोग किस बस्ती के रहने वाले हो और कोटपुतली यहाँ से कितनी दूर है? मैंने पूछा। हम भोनपुर के रहने वाले हैं हुक्म। ये छोटी सी बस्ती से यहाँ से 2 कोस दूर है। कोटपतली हमारी बस्ती से 8 कोस के फासले पर है। क्या तुम ये मछलियाँ अपने गांव में बेचते हो या? मछलियाँ हम कोटपतली ले जाएंगे सरकार, इस शख्स ने जवाब दिया। 5-6 दाम मिल जाते हैं। और क्या काम करते हो तुम? मैंने पूछा। गांव के आसपास थोड़ी सी खेती बाड़ी है हुक्म, इसने जवाब दिया। मैं गांव का मुखिया भी हूँ। ये मेरी घरवाली है, इसने बच्चे वाली औरत की तरफ इशारा किया। ये मेरी बहू है और ये मेरा बेटा जीत। इस तरफ कोई और पुलिस वाले भी आए थे क्या? मैंने पूछा। नहीं हुक्म, मुखिया ने जवाब दिया। थाना कोटपुतली में है। हमारे गांव में पुलिस कभी नहीं आई। छोटे मोटे झगड़े होते हैं तो इनका फैसला हम खुद ही कर लेते हैं। इन मछलियों से कितना कमा लेते हो? मैंने पूछा। इस मरतबा फसल अच्छी नहीं हुई, खेती से कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं, इसलिए यहाँ से मछलियाँ पकड़कर कोटपुतली ले जाकर फ़रोख्त कर देते हैं। अब इज्जत की रोटी मिल जाती है हुक्म। मैं चलने में खामोश रहा और फिर मुखिया को बाजू से पकड़कर अलग ले गया। दोनों औरतों के चेहरे से परेशानियाँ याद थी। मैं तकरीबन आधे घंटे तक अलहदगी में मुखिया से बातें करता रहा। मुझे मायूसी नहीं हुई। हम जिन डाकुओं का पीछा कर रहे हैं वो बहुत ख़तरनाक हैं। हो सकता है वो इस तरफ निकल आएँ या किसी और मुकाम पर जंगल से निकलकर कोटपुतली की तरफ चले जाएं। हम अगर पुलिस की वर्दियों में इनके ताक़ुब में रहे तो इन्हें फ़रार होने का मौका मिल जाएगा। अगर हम भेस बदल लें तो आसानी से इन्हें पकड़ सकते हैं। और फिर मैंने जो मनसूबा बनाया है, मुखिया ने इसकी तायद की। मुखिया का एक भाई कोटपुतली में था, जहाँ इसने एक छोटा सा ढाबा खोल रखा था। मुखिया बैलगाड़ी पर मछलियाँ लाद कर शाम को कोटपुतली के लिए रवाना हो सकता था। वहाँ 8-9 बजे के करीब मछलियों की मंडी लगती थी। आसपास के दूसरे इलाकों के माहीगीर भी अपना माल लेकर आते थे। मुखिया अपना माल एक व्यापारी के हाथ फरोख्त कर देता, कुछ देर अपने भाई के पास रुकता और फिर आधी रात के लगभग अपने गांव वापस पहुंच जाता। मैंने इसे एक माकूल रकम की पेशकश की थी और वह खतरनाक डाकुओं को पकड़वाने के लिए हमारी मदद करने को तैयार था। मुखिया का बेटा अजीत बैलगाड़ी तैयार करने लगा। मुखिया ने दूसरे आदमी के साथ कश्ती किनारे पर खींच ली और इस पर से मछलियों के टोकरे और जाल वगैरह उतारने लगा। मुखिया की बीवी और बहू भी अपना सामान समेटने लगी। आधे घंटे में वो लोग बैलगाड़ी पर रवाना हो गए। हम तीनों वहीं खड़े रहे और जब मुझे यकीन हो गया कि बैलगाड़ी कम से कम निसफ मील दूर जा चुकी है तो मैंने जीप को स्टार्ट करके झील के एक ऊंचे किनारे पर ले आया और इसका रुख झील की तरफ मोड़ दिया। ऐन किनारे पर पहुंचकर मैंने जीप से छलांग लगा दी। वहां से झील का अमूदी किनारा तकरीबन 20 फीट ऊंचा था। जीप कलाबाजी खाती हुई जोरदार छपाके से पानी में गिरी। वहां झील का पानी भी बहुत गहरा था। 5 मिनट बाद वो जीप पानी की तह में गायब हो गई और वो दोनों ऑटोमेटिक राइफलें भी जीप के साथ ही गुरकाब हो चुकी थी। हमारे पास एक रिवॉल्वर और 2 पिस्तौल थे। इन राइफलों की हमें ज़रूरत नहीं थी, यूं भी इन्हें पास रखना ख़तरनाक था। हम तीनों इस तरफ चल पड़े जिस तरफ बैलगाड़ी गई थी। झील से आगे दरख्त बतदरीज छदरे होते चले गए थे और फिर ये सिलसिला भी ख़त्म हो गया। आगे इक्का दुक्का दरख्त ही थे और नशीब में बहुत दूर खेत नज़र आ रहे थे। हम तीनों एक पगडंडी पर चलते रहे। वो थैला अब भी रत्नाही के पास था जिसे इसने कांधे पर लटका रखा था। मैंने अपना पिस्तौल तो अपने पास ही रखा था, अलबत्ता सब इंस्पेक्टर वाला रिवॉल्वर शुशावरी को दे दिया था। इसने पतलून की जेब में डाल लिया था। मुखिया ने बताया कि इसका गांव 2 कोस के फासले पर है, लेकिन मेरे ख्याल में वो फासला 1.5 कोस से ज़्यादा नहीं था। वो गांव ज़्यादा बड़ा नहीं था। मेरे ख्याल में 150-200 कच्चे मकान होंगे, मगर हमें गांव तक जाने की ज़रूरत पेश नहीं आई। गांव से काफ़ी दूर कमरों पर मुश्तमिल एक कच्चा मकान था। इसके साथ ही पीपल के 2-3 दरख्त थे जिनके नीचे खुश्क गोबर फैला हुआ था। ये मुखिया की ज़मीन थी और ये डेरा भी इसका था। फसल की बुआई या कटाई वगैरह के मौके पर काश्तकार दोपहर यहीं गुजारते थे, मगर अब डेरा वीरान पड़ा था। मुखिया ने हमें यहीं रुकने को कहा। कमरों के इर्द गिर्द कोई 4 दीवारी वगैरह नहीं थी। मैंने एक कमरे में झांक कर देखा और अंदर पड़ी हुई एक झलंगा सी चारपाई उठाकर बाहर ले आया।
रत्ना और शौशावरी फ़ौरन ही चारपाई पर ढेर हो गई। मुझे पट्टी पर ही जगह मिल सकी। यूँ तो जब से राजस्थान आया था बड़े बड़े मार्गों से गुजर रहा था। रत्ना ने भी मेरा बहुत साथ दिया था, मगर पिछले 2 दिन की मुहिम ने हमें बुरी तरह थका दिया था। अगर जंगल ना होता तो हम लैंड क्रूज़र पर कहीं पहुंच चुके होते। मैं एक बार फिर अपनी जगह से उठ गया और आसपास घूम फिर कर चारों तरफ देखने लगा। सूरज मगरिब की तरफ झुक रहा था। राजस्थान के बाज़ इलाके मिर्चों की काश्त के लिए मशहूर थे। ये सीज़न भी मिर्चों ही का था। हमारे चारों तरफ भी मिर्चों ही के खेत थे और मुखिया ने ठीक ही कहा था कि इस मरतबा फसल अच्छी नहीं हुई। हम भी खेतों में से गुजरते हुए सब कुछ देखते आए थे। बड़े इत्मीनान से टहल रहे हो। तुम्हें एहसास है कि तुम्हारे साथ 2 ऐसी ख़वातीन भी हैं जो थकन और भूख से निढाल हैं। रत्ना की आवाज़ सुनकर मैं इनके करीब आ गया। थकन का इलाज तो आराम है जो तुम कर रही हो, मैंने जवाब दिया, और भूख का इलाज ये है कि खा पी लिया जाए। इस वक्त तो खाने के लिए मिर्चों के सिवा कुछ नहीं। कोई और चीज़ चाहिए तो इंतज़ार करो, मैंने मुखिया से कहा तो था, शायद वो कुछ खाने को ले आए। वो पता नहीं कब आएगा, हमारे भूख के जान निकली जा रही है। रत्ना की आवाज़ रो देने वाली थी। हमें तकरीबन 1 घंटा इंतज़ार करना पड़ा। मुखिया गांव की तरफ से आता हुआ दिखाई दिया। इसने एक हाथ में पोटली उठा रखी थी। इसे हम तक पहुंचने में चंद मिनट और लग गए। इसे देखकर रत्ना और शौशावरी भी चारपाई से उठ गईं। मुखिया ने वो पोटली चारपाई पर रख दी। हमारे लिए कुछ खाने को नहीं लाए काका? रत्ना ने पूछा। लाया हूँ बेटा, मुखिया ने कहते हुए पोटली खोल दी। इसमें कपड़े थे और इनमें एक छोटी सी पोटली थी जिसमें गरम गरम रोटियां थीं। सबसे ऊपर वाली रोटी पर आम और मिर्चों का अचार रखा हुआ था। इस वक्त कोई भाजी वगैरह नहीं थी बेटा, अचार ही ले आया हूँ, मुखिया ने कहा। इस अचार के साथ इस वक्त रोटी खाने में जो मज़ा आएगा ना, वो किसी और चीज़ में नहीं होगा, रत्ना ने कहा। पुलिस की नौकरी तो बड़ी सख्त है बेटा तुम दोनों। हाँ काका, रत्ना ने इसकी बात काट दी। पुलिस की नौकरी बहुत सख्त भी है और इसमें ऐश भी बहुत है। हाँ ऐश बहुत है, पुलिस वाले तो बादशाह होते हैं, मुखिया ने कहा और फिर मेरी तरफ मुड़ गया। मैं चलता हूँ हुक्म, इस पोटली में तुम तीनों के लिए कपड़े हैं। सूरज डूबते ही मैं बैलगाड़ी पर गांव से निकलूँगा। तुम लोग इस तरफ पहुँच जाना, वहाँ नदी की पुलिया पर। इसने एक तरफ इशारा किया। ठीक है मुखिया, हम पहुँच जाएंगे, मैंने जवाब दिया। रत्ना और शौशावरी ने रोटियों पर हाथ साफ करने शुरू कर दिए थे। मैं भी इनके साथ शामिल हो गया। रत्ना ने ठीक ही कहा था। इस वक्त अचार के साथ रूखी रोटी खाने में जो मज़ा आ रहा था वो शायद किसी मुर्गन चीज़ में भी ना आता। 8-9 रोटियां थीं। हम 2 दिन के भूखे थे। एक निवाला भी हमसे नहीं बचा। पेट भर जाने के बाद शौशावरी कपड़े उठा उठा कर देखने लगी। एक जोड़ा तो मेरे लिए था, सफ़ेद धोती, काला कुर्ता और काली ही पगड़ी। दोनों जनाना जोड़े शायद मुखिया की बहू के थे। 2 घाघरे और 2 चोलियाँ, इनके साथ चूड़ियाँ भी थीं। एक जोड़ा गहरे नीले रंग का था और दूसरा मैरून। रत्ना नीला जोड़ा उठाकर कमरे में घुस गई और फिर इसने शौशावरी को भी आवाज़ देकर अंदर बुला लिया। वो दोनों तकरीबन 15 मिनट बाद बाहर निकली। इन्हें देखकर मेरे मुंह से बेख्तियार गहरा सांस निकल गया। इस लिबास में तो वो दोनों क़यामत बन गई थी। दोनों के घाघरे घुटनों तक थे और दोनों चोलियाँ टाइट थीं। इनके बदन कस कर रह गए थे। इस तरफ घूर कर क्या देख रहे हो? शौशावरी ने मुझे घूरा। तुम भी अपना चोला बदल लो, ऐसे ही हमारे साथ चलोगे? मैं कपड़े उठाकर कमरे में घुस गया और जब कपड़े बदल कर बाहर निकला तो दोनों मेरी तरफ देखकर हंस दी। क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा। मेरे सींग निकल आए हैं क्या? इस लिबास में तो तुम बिल्कुल डाकू ही लगते हो, रत्ना ने कहा। मैंने पुलिस की तीनों वर्दियां पोटली में बांधकर कमरे के कोने में डाल दी और फिर तीनों मुखिया की बताई हुई सीमत में चल पड़े। खेतों में चलते हुए हम नदी पर पहुंच गए जो 4-5 फीट से ज़्यादा चौड़ी नहीं थी। नदी का पानी शीशे की तरह शफाफ था। रोटी खाने के बाद हमने पानी नहीं पिया था। यहाँ हमने जी भरकर पानी पिया और नदी के साथ साथ चलते हुए इस पुलिया पर पहुँच गए जिसके बारे में मुखिया ने बताया था। पुलिया से ज़रा हटकर नीम और पीपल के दरख्तों का एक झुंड सा था। हम दरख्तों के नीचे खड़े होकर गाड़ी की तरफ देखने लगे। इस वक्त सूरज गुरूब हो रहा था और शाम का धुंधलका फैलने लगा था। मुखालिफ से एक बैलगाड़ी आते देखकर हम दरख्तों की आड़ में हो गए और फिर तकरीबन 15 मिनट बाद जब शाम का सुरमई धुंधलका अंधेरे में बदल रहा था, गांव की तरफ से एक बैलगाड़ी आती दिखाई दी। इसके आगे बांस के साथ एक लालटेन बंधी हुई थी। वो मुखिया की बैलगाड़ी थी। इस तरह की छोटी बस्तियों की बैलगाड़ी मैंने सिंध में भी देखी जिनमें सिर्फ एक बैल जोता होता था। बैलगाड़ी पुलिया पार करके रुक गई तो हम भी दरख्तों के झुंड से निकल आए। मुखिया अकेला ही था। बैलगाड़ी के पिछले हिस्से में मछलियों के टोकरे रखे हुए थे और आगे हमारे बैठने के लिए जगह छोड़ी गई थी। मछलियों की बू दिमाग को चढ़ी जा रही थी मगर बर्दाश्त तो करना ही था।
बैल तो खासा तगड़ा था और रास्ता भी इसका जाना पहचाना था। वो अच्छी खासी रफ्तार से चल रहा था। मुखिया जब इसे हल्की सी डंडी मार देता तो वो दौड़ने लगता। अगर कोई मरियल सा बैल होता तो हम 8 कोस का फासला शायद 3 घंटों में भी तय न कर पाते, लेकिन इस तगड़े बैल ने हमें 1.5 घंटे में कोटपतली के नवाब में पहुंचा दिया था। जगमगाती रोशनियां देखकर दूर ही से अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि कोटपतली दरमियाने दर्जे का शहर है, जिसकी आबादी दूर तक फैली हुई है। देही इलाके से निकलकर पक्की सड़क पर आते ही ट्रैफिक शुरू हो गया। इस सड़क पर जरा ही आगे चुंगी नाका था। मुखिया ने चुंगी के सामने बैलगाड़ी रोक दी। होशियार बैठना भाया, मैं भी आता हूँ, मुखिया कहते हुए बैलगाड़ी से उतरकर चुंगी के दफ्तर में चला गया। इसकी वापसी तकरीबन 10 मिनट बाद हुई। वो जैसे ही बैलगाड़ी पर बैठा, पुलिस की एक जीप हमारे सामने रुक गई। वो पुलिस वाले उतरकर हमारी बैलगाड़ी के करीब आ गए। कहाँ से आए हो तुम लोग? एक पुलिस वाले ने पूछा। वो हेड कांस्टेबल था। भवनपुर से आए महाराज, मुखिया ने जवाब दिया। मैं गांव का मुखिया हूँ, ये मेरी बेटी है, ये बहू, और ये मेरा जवाई है। इसने हम सब का तारुफ भी करवा दिया। रत्ना और सुशावरी ने चुनलों से घूंघट काट रखे थे। हेड कांस्टेबल चल लम्हे इनके चेहरे देखने की कोशिश करता रहा, फिर मेरी तरफ देखने लगा। क्या करते हो तुम? कांस्टेबल ने मेरे चेहरे पर नजर जमाते हुए बोला। खेती करते हैं हुक्म, और झील से मछलियाँ भी पकड़ कर लाते हैं, मैंने जवाब दिया। यहाँ कोई जानता है तुम लोगों को? पुलिस वाले ने पूछा। हाँ हुक्म, मुझसे पहले मुखिया बोल पड़ा। ये चुंगी बाबू हमें जाने हैं, हम रोज इधर को आवत हैं, आओ तेरा सामना करा दूं। मुखिया फिर बैलगाड़ी से उतर गया और हेड कांस्टेबल को साथ लेकर चुंगी के करीब दफ्तर में घुस गया। वहाँ कुछ और लोग भी मौजूद थे। मुखिया हेड कांस्टेबल के साथ तकरीबन 5 मिनट बाद वापस आया। हेड कांस्टेबल अपने आदमियों को इशारा करता हुआ जीप पर सवार हो गया और मुखिया बैलगाड़ी पर बैठ गया। तुम तो खुद पुलिस में हो बाया, इनसे क्यों डरत हो? मुखिया ने कुछ आगे आने के बाद कहा। हमें जिन डाकुओं की तलाश है मुखिया, वो सिर्फ डाकू ही नहीं है, आतंकवादी भी हैं। बहुत खतरनाक है वो लोग, इसलिए हमने भेस बदलने का प्रोग्राम बनाया। तुम तो मुखिया हो, सियाने आदमी हो, ऐसी बातों को समझ सकते हो, मैंने कहा। इस सड़क पर मजीद 2-3 जगहों पर चेकिंग हो रही थी। एक बार और हमें रोका गया, लेकिन मुखिया का मुखिया होना काम आ गया। मजीद 1.25 घंटे बाद हम शहर के वस्त में बाजार से जरा हटकर एक मैदान में पहुंच गए। यहीं पर मछलियों की मंडी लगती थी। कोटपुतली के गिरदो नवाब में बेशुमार छोटी बड़ी झीलें थीं जहां मछलियां पकड़ी जाती थीं। लातादाद माहीगीर यहां जमा होते थे। व्यापारी से सौदे हो रहे थे। मुखिया ने अपनी बैलगाड़ी इस जगह रुकी थी जहां इसका व्यापारी दुकान जमाए बैठा था। माल तुलवाने और हिसाब किताब में तकरीबन आधा घंटा लग गया। इस दौरान हम तीनों एक तरफ खड़े रहे और एक बार फिर बैलगाड़ी पर पहुंच गए। अभी 9 भी नहीं बजे थे। बड़ा बारोनक शहर था। सड़कों पर अच्छा खासा ट्रैफिक था। कारों और बसों वगैरह के साथ बैलगाड़ियां और ऊंट गाड़ियां भी नजर आ रही थीं। मुखिया ने बैलगाड़ी एक छोटे से मैदान में रोक ली। यहाँ चंद कच्चे मकान और झोंपड़े बने हुए थे, जिसकी पल्ली तरफ बंगले वगैरह थे। मुखिया ने बैल खोलकर इसकी रस्सी बैलगाड़ी ही के साथ बांधी और गाड़ी के अगले हिस्से पर रखी हुई चादर की एक गुट्टी उठाकर बैल के सामने डाल दी। हम इस कच्ची आबादी के तंग और तारीक गलियों में मुखिया के पीछे पीछे चलते रहे। रास्ते में कई लोग मिले थे, मगर किसी ने हम पर तवज्जो नहीं दी। आबादी की दूसरी तरफ चंद दुकानें थीं और इन दुकानों के सामने सड़क की दूसरी तरफ बंगलों का सिलसिला शुरू हो जाता था। इस गली के मोड़ पर मुखिया के भाई पुरवत सिंह की दुकान थी। इस दुकान की पिछली तरफ इसकी रिहाइश थी। मकान वाले हिस्से का दरवाज़ा गली में भी था। मुखिया ने हमें रोकने का इशारा किया और ख़ुद गली में घूमकर दुकान की तरफ चला गया। मैंने ज़रा आगे होकर दूसरी तरफ झांका। इस दुकान के साथ चंद बेंच और कुर्सियाँ रखी हुई थीं जिन पर लोग बैठे चाय पी रहे थे। पुरवत सिंह की करियाने की दुकान थी। इसके साथ ही चाय का भी सिलसिला था। चंद मिनट बाद मकान वाला दरवाज़ा अंदर से खुल गया और मुखिया की आवाज़ सुनाई दी। हम तीनों अंदर दाखिल हो गए। मुखिया ने दरवाज़ा बंद कर लिया। एक कुशादा आंगन था जिसके दाएं तरफ दुकान थी। इसका एक दरवाज़ा इस तरफ भी खुलता था और मुखिया दुकान में से होता हुआ इस दरवाजे से अंदर आ गया। आंगन की दूसरी तरफ रेल शेप में 3 कमरे थे। एक कमरा एक तरफ, 2 दूसरी तरफ थे। इनके सामने बरामदा था। जिस दरवाजे से हम दाखिल हुए थे इसके बाएं तरफ टॉयलेट बना हुआ था जिसका कोई दरवाज़ा नहीं था, ना ही छत थी। दरवाजे की जगह बोरी का पर्दा पड़ा हुआ था, जबकि सामने वाली दीवार के साथ बावर्ची खाना बना हुआ था। बरामदे में एक चारपाई और 2 पुरानी सी कुर्सियां पड़ी थीं। मुखिया ने एक कमरे का दरवाज़ा खोलकर बत्ती जला दी। इस कमरे में दरी बिछी हुई थी जिस पर 3 गाउर तकिए भी पड़े हुए थे। सामने वाली दीवार में शीशे के दरवाजे वाली अलमारी थी जिसमें शराब की 2 बोतलें रखी हुई नज़र आ रही थीं। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।